गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर अरंकार्स की टीम आ चुकी है और इन सभी का लीडर ग्रिमजॉ नाम का एक अरंकार है और अब ये सभी लोग ह्यूमन वर्ल्ड को खत्म करने के लिए तैयार थे। यहाँ इन सभी अरंकार्स की प्रेजेंस को सभी सोल रीपर्स फील कर जाते हैं और इचिगो इनके स्पिरिचुअल प्रेशर को महसूस करके ही घबरा जाता है, क्योंकि इसे ये प्रेशर बिल्कुल उल्कियोरा और यामी की याद दिलाता है। और रुकिया को अपने डिवाइस के ऊपर 6 अरंकार्स की लोकेशन मिलती है जो कि अलग अलग दिशाओं में फैलते जा रहे थे। रुकिया ये देखकर समझ जाती है कि वो अरंकार्स उन सभी लोगों को ढूंढकर मारना चाहते हैं जिसके अंदर थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। और इचिगो डर जाता है क्योंकि इसके दोस्तों के पास स्पिरिचुअल प्रेशर है और शिदा के पास तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी बची ही नहीं है, तो वो सुरक्षित है। पर चैट और ओरिही में खतरे में है रुकिया। ओरिही में फिलहाल सेफ है इचिगो, उसके पास रंगीकी और कैप्टन तोशिरो मौजूद है, पर फिलहाल चैट के पास अभी कोई भी नहीं है, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। और यहाँ सोल रीपर्स की टीम लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक से रांगीक्यू और तोशिरो के सामने 2 अरंकार्स आ जाते हैं। शाओलोंग तोशिरो पर हमला कर देता है पर तोशिरो अपनी जानपाक्टो से इसे ब्लॉक कर लेता है। मैं अरंकार नंबर 11 हूँ और मेरा नाम है शाओलोंग। तोशिरो भी बताता है कि मैं स्क्वाड 10 का कैप्टन तोशिरो हित्सुकाया हूँ और तोशिरो भी इस बात को जानता था कि ये बैटल बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है और लड़ने के लिए सीरियस हो जाता है। यहाँ इकाकू और यूमिचिका के सामने एक दूसरा अरंकार और रेंजी के सामने भी एक अरंकार खड़ा होता है और यहाँ पर चैट की इंजरीज ठीक हो चुकी थी पर इसे एहसास हो जाता है कि कुछ और अरंकार्स यहाँ पर आ चुके हैं। इसी वजह से बैटल करने के लिए बाहर चला जाता है पर जैसे ही बाहर जाता है डीरॉय नाम का एक अरंकार चैट पर हमला कर देता है, पर इस हमले को आखिरी मोमेंट पर आकर इचिगो रोक जाता है और डीरॉय इचिगो को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली इसे एक सोल रीपर मिल चुका है लड़ने के लिए। और चैट बुरी तरह से घबरा चुका था क्योंकि अगर इचिगो यहाँ पर एक भी सेकंड लेट आया होता तो चैट आज जिंदा ना बचता। चैट पे चढ़ जा। पर इचिगो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। चैट मैंने तुमसे कहा ना यहाँ से चले जाओ, इसे मैं देखता हूँ। और इचिगो की इस बात को सुनकर चैट को वही फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर इसने हार मान ली थी और चैट समझ जाता है कि इसका पीछे हटना ही सही रहेगा क्योंकि चैट बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और चैट तेजी से यहाँ से भाग जाता है और इसे भागते हुए रुकिया भी इसे देख लेती है। दरअसल चैट बहुत ही ज्यादा निराश और दुखी होता है और भागते हुए यही सोच रहा था कि इचिगो तुम्हें क्या हो चुका है, क्या अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुमसे कमजोर हो चुका हूँ, है ना इचिगो। असल में चैट इचिगो की काफी ज्यादा फिक्र करता था और आप सभी को तो मालूम ही है कि चैट ने इचिगो को पहले बहुत ही ज्यादा बार बचा रखा है और इसकी इतनी ज्यादा हेल्प की है। यहाँ पर इचिगो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तभी रुकिया भी यहाँ पर आ जाती है। इचिगो, चैट बहुत ही उदासी से यहाँ से जा रहा था, तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया? मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने बस उसे यहाँ से जाने के लिए कहा ताकि मैं ओपोनेंट की बैंड बजा सकूं। इस बात को सुनकर रुकिया भी निराश हो जाती है और रुकिया भी इचिगो को सेम वही चीज कहती है जो कि इचिगो ने चैट से कही है। इचिगो पीछे हट जाओ, मैं इस ओपोनेंट को संभालूंगी। क्या मैं क्यों पीछे हटूं? इचिगो मैं आखिरी बार कह रही हूँ, पीछे हट जाओ, मैं इसे आसानी से संभाल सकती हूँ। असल में रुकिया इचिगो को एहसास दिलाना चाहती है कि इचिगो की बातों से चैट के दिल पर क्या बीती है और इस बात को इचिगो समझ जाता है और रुकिया एक सोल कैंडी को खाकर अपनी सोल रीपर वाली फॉर्म में आ जाती है। और रुकिया को ऐसे देखकर इचिगो भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि रुकिया ने तो अपनी सभी सोल रीपर पावर्स को खो दिया है ना, इसने अपनी सारी पावर्स इचिगो को दे दी है। पर रुकिया क्लियर करती है इचिगो को कि इसने सोल सोसाइटी में काफी ज्यादा समय बिता लिया है जिसकी वजह से इसकी सोल रीपर पावर्स धीरे धीरे रिस्टोर हो रही थी और रुकिया ने अपनी सोल रीपर पावर्स को वापस पा लिया है और इसमें उराहरा का भी काफी बड़ा हाथ है। और डी रॉयन की बातें सुनकर पक रहा होता है और तेजी से रुकिया पर हमला कर देता है और रुकिया इस हमले को बहुत मुश्किल से ही डॉज कर पाती है। अरंकार नंबर 16 डीरॉय, कैसे हो? और रुकिया सीरियस हो जाती है और अपनी जानपाक्टो की शिकाई को रिलीज करती है जिसका नाम है सोदेनो शेरोकी और अपनी जानपाक्टो की एक ही स्लैश से डी रॉय को जमा देती है। पर डी रॉय इसे तोड़कर ऊपर आसमान में चला जाता है और ऊपर से रुकिया का मजाक उड़ाने लगता है। काफी बुरा हुआ, मैं आसमान में अच्छे से लड़ पाता हूँ और तुम्हारी जानपाक्टो तो जमीन पर ही काम करती है, अब तुम कैसे बचोगी छोटी बच्ची? पर रुकिया एक स्माइल करती है और अपने एक ही स्लैश से डी रॉय को आसमान में ही जमा देती है। तुमसे किसने कहा कि मेरी जानपाक्टो बस जमीन पर ही काम करती है? और डी रॉय के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और यहाँ पर रुकिया की मॉड सोल जिसका नाम चैपे है इचिगो को जकड़ लेती है ताकि इचिगो फाइट के बीच में दखल अंदाजी ना कर पाए। और रुकिया की ऐसी ताकत को देखकर इचिगो हैरान हो जाता है कि रुकिया इतनी ज्यादा पावरफुल कब से हो गई। तभी चैपे इचिगो को बताती है कि रुकिया की जानपाक्टो पूरी सोल सोसाइटी में सबसे ज्यादा खूबसूरत जानपाक्टो है और अब इसकी पोजीशन एक कैप्टन लेवल जितनी हो चुकी है। पर सोल सोसाइटी में एक ऐसा बंदा भी है जो ये नहीं चाहता था कि रुकिया इस पोस्ट पर आए और वो कोई और नहीं बल्कि ब्याकुया कुछ की था, क्योंकि अगर रुकिया इस पोस्ट पर आ गई तो इसे खतरनाक मिशंस मिलेंगे जिसमें इसकी जान भी जा सकती है। इसी वजह से ब्याकुया नहीं चाहता था कि रुकिया ऐसे खतरनाक मिशंस में अपनी जान गंवा दे। तभी अचानक से इन दोनों को खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर फील हो जाता है और स्पिरिचुअल प्रेशर ग्रिमजॉ का होता है। ग्रिमजॉ इनके सामने आ जाता है। तो मुझे तुम दोनों को साथ में ही मारना होगा, है ना? पर मरने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं हूँ अरंकार नंबर 6 ग्रिमजॉ। इन दोनों की फट जाती है और बाकी के अरंकार्स को डी रॉय की मौत के बारे में पता चल जाता है पर सभी लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि डी रॉय इनके ग्रुप का सबसे कमजोर मेंबर था। और इस बात से बेखबर कि अरंकार्स इस दुनिया में आ चुके हैं। इचिगो का दोस्त केगो फेंटा पीने के लिए बाहर निकल जाता है आधी रात को और केगो भी स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पाता है। तभी केगो के पास वही सोल रिपर दौड़ते हुए आता है जिसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। अबे बेवकूफ, इधर आधी रात को क्या कर रहा है? भाग जा यहाँ से, बाहर बहुत खतरा है, चला जा। पर केगो इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और इसे लगता है कि ये कोई पागल आदमी है और किसी जोकर के जैसा लग रहा है। पर तभी दीवार को तोड़ते हुए हमारा साइतामा यहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर काइगो की बुरी तरह से फट जाती है। अरे तुम तो वही हो ना, तुम तो हमारी क्लास में नए स्टूडेंट हो। और काइगो सोच में पड़ जाता है कि भाई ये बंदा आधी रात को एक सोड के साथ और अपने टकले के ऊपर खून लेकर कर क्या रहा है। अभी एक और अरंकार भी यहाँ पर आ जाता है और अब काइगो की बुरी तरह से हालत खराब हो चुकी है और इकाको के दिमाग में एक आइडिया आता है और काइगो से एक डील करता है कि ये इस अरंकार से काइगो की जान बचा लेगा। पर उसके लिए काइगो को इकाको को अपने घर में जगह देनी होगी रहने के लिए। इकाको भड़क जाता है और घबराहट के मारे काइगो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। ये बात सुनकर इकाको खुश हो जाता है पर बेचारा काइगो बुरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। भाई चेहरा तो देखो इसका। लगता है डील पूरी हो चुकी है, अब मुझे इस अरंकार को मारना ही होगा। और इकाको लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और गाइस इस अरंकार का नाम है यूडाड। इकाको लगातार इस पर हमले करता है पर इसके ऊपर एक खरोंच तक नहीं आती है और इकाको नोटिस करता है कि ये बंदा बिना जानपाक्टो के इसके साथ लड़ रहा है। अबे छपरी, अपनी जानपाक्टो तो बाहर निकाल। मुझे लड़ने के लिए जानपाक्टो की जरूरत नहीं, मेरा शरीर एक लोहे की जैसा है, मुझ पर कोई भी
तलवार या ज़नपक्टो का असर नहीं होगा। मेरे हाथ ही तुम्हारे लिए काफी हैं। ये सुनकर इकाकू को गुस्सा आता है और इस पर हमला करता है और अचानक से हुए इस हमले की वजह से एडोराड को अपनी ज़नपक्टो को निकालना ही पड़ता है और इसके हमले को ब्लॉक करता है। एडोराड शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि इसे इकाकू जैसे एक नौसिखिए के साथ लड़ने के लिए अपनी ज़नपक्टो को बाहर निकालना पड़ रहा है और इन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और केइगो इन दोनों की तेजी को अपनी आंखों से ठीक से देख तक नहीं पा रहा था। तभी यूमिचिका यहाँ पर आ जाता है और केइगो इसे देखते ही पहचान जाता है कि ये बंदा भी दोपहर स्कूल में आ चुका है, इनकी क्लास का ही मेंबर है ये। हे लड़की जैसे आदमी, वो तो तुम्हारा दोस्त है ना, तो जाकर उसकी हेल्प करो। इकाकू स्क्वाड 11 का दूसरा सबसे पावरफुल मेंबर है और उसे इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है जो कि इसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि इसे बहुत समय के बाद एक ऐसा दुश्मन मिला है जो कि इसे टक्कर की लड़ाई दे रहा है। इसीलिए मैं उसके बीच जाकर उसके मजे को किरकिरा नहीं करना चाहता। अगर तुम उसकी हेल्प करने जाओगे तो तुम भाई बहुत आसानी से जीत जाओगे, वरना तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। पर यूमिचिका इस पर कोई भी जवाब नहीं देता है और इन दोनों के बीच खतरनाक फाइट चल रही होती है और एडोरेड इकाकू के फाइटिंग पैटर्न्स को सीखना शुरू कर देता है कि ये बंदा अपने लेफ्ट हैंड में अपनी तलवार को रखता है जिससे कि ये हमला करता है और अपने राइट हैंड में म्यान को रखता है अपने डिफेंस के लिए। एडार्ड को लगता है कि ये इसके फाइटिंग पैटर्न्स को समझ चुका है तो अब इसके लिए इस बैटल को जीतना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और ऐसा सोचकर इकाकू पर एक खतरनाक हमला करता है और इकाकू इस हमले से बचने के लिए सीधा ऊपर जंप लगाता है। ये देखकर एडार्ड खुश हो जाता है क्योंकि इसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि इकाकू ने अपने अटैकिंग हैंड को चेंज कर दिया है और अपने राइट हैंड से हमला कर रहा है और इसके हमले की वजह से एडोरेड बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके चेहरे पर एक कट लग जाता है और इसका हॉलो मास्क भी थोड़ा सा टूट जाता है और एडोरेड को लगता है कि इकाकू इसके मन की बातें पढ़ सकता है क्योंकि इसने जब हमला किया था तो इकाकू ने अपने हैंड को ही बदल दिया है जो कि नामुमकिन है। कुछ समय तक सोचने के बाद एडोरेड को समझ आता है कि इकाकू इस फाइट को जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है बल्कि बस इस फाइट का मजा उठा रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ज़नपक्टो की ताकत किसे कहते हैं। अब मैं तुम्हारे साथ सीरियसली फाइट करूंगा और तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगा और अब तुम्हें समझ आएगा कि अहंकार के साथ लड़ना कोई मजाक की बात नहीं है। पर एडार्ड अपनी ज़नपक्टो के शिकायत को रिलीज करता है जिसका नाम है फाल्कोनिका। तभी यहाँ पर एक जबरदस्त फायर ब्लास्ट हो जाता है और एडोरेड खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और देखते ही देखते एडोरेड किसी मॉन्स्टर के जैसा दिखने लग जाता है जिसके दोनों हाथ काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे। मेरा नाम है एडोराड लियोन्स और मैं हूँ अहंकार नंबर 13। इकाकू इसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है और यहाँ ग्रिमजॉ की इस स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस करके इचिको और रुकिया बुरी तरह से घबरा चुके होते हैं। ग्रिमजॉ धीरे से नीचे जमीन पर उतर जाता है। रुकिया ये देखकर सोचती है कि इसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा हाई कैसे हो सकता है और क्या सभी अहंकार ऐसे ही हैं क्या। तभी ग्रिमजॉ इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। और रुकिया समझ जाती है कि अब हालात बिगड़ने वाले हैं। इचिको यहाँ से भाग जाओ। पर इससे पहले कि इचिको यहाँ से भाग भी पाता ग्रिमजॉ रुकिया के पेट के आर पार अपने हाथ को कर देता है और रुकिया नीचे सीधा जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर इचिको को गुस्सा आ जाता है और सीधा इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और ग्रिमजॉ भी एक डेविलिश स्माइल के साथ इचिको के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर एडवर्ड इकाकू को समझाता है कि अहंकार की ज़नपक्टो सोल रीपर्स से बिल्कुल अलग होती है। इनकी पावर्स नॉर्मल ज़नपक्टो से काफी ज्यादा होती हैं और एडवर्ड अपने फायर पंच का यूज करता है और इकाकू के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और ये आग पूरे शहर में बहुत दूर तक फैल जाती है। यूमिचिका इसकी ताकत को देखकर सीधा सोल सोसाइटी को इन्फॉर्म करता है कि इसकी रिस्ट्रिक्शन पावर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और सेरेती से रिक्वेस्ट करता है कि ये 300 किलोमीटर के दायरे में पूरे एरिया को फ्रीज कर दें और बाकी सोल रीपर्स की हेल्प करने के लिए बैकअप को बुलाता है और बाकी सभी सोल रीपर्स के आसपास के एरियाज को भी सील करने के लिए कहता है और आखिर में सोल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करता है कि इकाकू के लिए एक फ्यूनरल तैयार किया जाए क्योंकि इकाकू की हालत खराब है। इकाकू काफी ज्यादा घायल हो चुका था और जैसे तैसे खड़ा था पर एडोरेड दोबारा से इस पर एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से इकाकू बिल्डिंग से टकराकर ऊपर आसमान में जा पहुंचता है और एडोरेड जैसे ही इसे दोबारा से मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी इकाकू अपनी ज़नपक्टो की शिकाई को रिलीज करता है जिसका नाम है ओजोकिमारू। पर इससे पहले कि इकाकू हमला भी कर पाता एडोरेड इसकी ज़नपक्टो पर इकाकू को बुरी तरह से जला देता है जिसकी वजह से इकाकू नीचे जमीन पर गिर जाता है और एडोरेड इकाकू से कहता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और एक सच्चे योद्धा की तरह शहीद हो जाना चाहिए। इकाकू ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था पर आसानी से हार भी नहीं मान रहा था। एडोरेड एक फाइनल पंच मारता है इसे जान से मारने के लिए जिसकी वजह से एक और जबरदस्त फायर ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि यह हमला है ही इतना ज्यादा पावरफुल। तभी हम देखते हैं कि एडोरेड के इस पावरफुल पंच को इकाकू ने सिग्मा स्टाइल से रोक रखा है और घायल इकाकू कहता है मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि हम दोनों की ताकत के बीच इतना ज्यादा फर्क होगा। मेरे बाकी सभी दोस्त दूसरे अहंकार के साथ लड़ने में बिजी होंगे और मुझ पर कोई ध्यान नहीं देगा और मुझे नहीं लगा था कि मुझे अपनी ताकत को ऐसे किसी समय में यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखना अब और इसके बारे में किसी को भी मत बताना। और इकाकू सीधा अपनी बानकाई को रिलीज करता है और लिटरली इसके प्रेशर से ही आसपास की सभी बिल्डिंग्स और सारी चीजें टूटकर बिखरने लगती हैं और इसकी एनर्जी से ही यहाँ पर एक बहुत खतरनाक टॉर्नेडो बन जाता है। इकाकू की इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत को देखकर एडोरेड भी बुरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है और हम इकाकू की बानकाई को देखते हैं जिसका नाम है रियोमोन हज़ोकिमारू जिसमें टोटल 3 बड़े-बड़े ब्लेड्स हैं और इकाकू एक जबरदस्त पोज ले लेता है। भाई साहब ये क्या है भाई, ब्लेड वेट नाइस नाइस। एडोरेड इससे इंप्रेस हो जाता है। गाइस इसकी बानकाई तो देखो गाइस कितनी ज्यादा मस्त है। एडोरेड भी इंप्रेस हो जाता है। क्या हुआ? हाँ मैंने मेरी असली ताकत तो अभी तुम्हें दिखाई ही नहीं है, तुम इसी में इंप्रेस हो चुके हो। और जैसे ही एडोरेड इकाकू पर हमला करता है तभी अचानक से इकाकू इसके हाथ को ही घायल कर देता है और पलक झपकते ही इसके दूसरे हाथ को भी बुरी तरह से घायल कर देता है और एडोरेड कंफर्म्ड हो चुका है कि अब इकाकू पहले के जैसा कमजोर नहीं रहा है और ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। पर फिर भी एडोरेड हारना नहीं चाहता है और जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगाने का डिसाइड करता है। तभी इकाकू रिवील करता है कि इसकी ज़नपक्टो और इसकी बानकाई हमेशा सोती रहती है और इसे जगाने के लिए इसे अपने दुश्मन पर हमला करते रहना होगा जिसकी वजह से इसकी ज़नपक्टो के ऊपर बनी ये रेड लाइन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और अगर पूरी तरह से लाल हो गई तो इकाकू अपनी असली ताकत को रिलीज कर पाएगा। यानी कि इसकी ज़नपक्टो एक बैटरी और चार्जर की तरह काम करती है। इकाकू अपनी बानकाई को तेजी से घुमाता है पर इसकी ज़नपक्टो चार्ज हो जाती है। हमें इकाकू की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। इकाकू कहीं पर जा रहा होता है और आसपास के सभी लोग इसे देखकर ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे कि ये बंदा कोई गुंडा होता है। यूमिचिका इकाकू से कहता है कि दोबारा से पंगे लेके आया है ना तू, और बोलता है कि तुमने सबको तो मार डाला है, अगर यहाँ पर कोई बचेगा ही नहीं तो लड़ेगा किसके साथ। तो हम
अगले एरिया में जाएंगे। इकाकू पहले लड़ता ही रहता था और सोचता है कि मैं कहीं पर बिलोंग नहीं करता और बस पूरा दिन फाइट करना ही मेरे जीवन का मकसद है। अब इकाकू एक इलाके में जाता है और बोलता है कि यहाँ पर कौन है जो मेरे साथ लड़ना चाहता है। तभी यहाँ पर एक बच्चे की आवाज आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि याचिरो होती है। जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना कैनी तुम्हें बहुत मारेगा। पर इकाकू जाने से मना कर देता है और तभी केनपाची ज़राकी इसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अभी भी टाइम है, निकल ले यहाँ से। इकाकू के पसीने छूट जाते हैं। केनपाची इस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। और यूमिची का सोचता है कि भाई ये बंदा है कौन, मैं इसके कुछ हमले तो देख ही नहीं पा रहा, इतने ज्यादा तेज है। कैनी को भी अब मजा आ रहा है पर अब ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और ज़राकी एक फाइनल हमला परफॉर्म करके इसे नीचे गिरा देता है और यहाँ से जाने लगता है। हे, मुझे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो? ज़राकी कहता है कि मैं बस फन के लिए लड़ता हूँ, मुझे तुम्हें जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे अभी के अभी मार डालो। ज़राकी यहाँ से जाने लगता है। इकाकू चिल्लाकर कहता है मुझे अपना नाम बताकर जाओ। केनपाची ज़राकी अपना नाम बताता है। अगले दिन यूमिची का इकाकू से कहता है कि केनपाची ने एक कैप्टन को मारकर खुद कैप्टन की जगह ले ली है और ये दोनों केनपाची को देखने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। भाई यूमिची का यार मस्त यार बंदा हमेशा इकाकू की साइड लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ज़राकी को 11th स्क्वाड का कैप्टन बना दिया गया है और उनके मेंबर्स से कहता है कि तुम सब लोग कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुम सभी से एक ही चीज चाहिए और वो है तुम्हारी ताकत। सभी मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी पीछे से इकाकू कहता है कि चलो ये भी ठीक ही हुआ और ज़राकी को अपने कैप्टन के रूप में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन एक जायंट कैटरपिलर सोल सोसाइटी में ही एक जगह पर तबाही मचा रहा होता है और केनपाची वहाँ पर आकर इसके पैर काटने लगता है और ऐसे ही इस पूरे कैटरपिलर को खत्म कर देता है और इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और तभी पीछे से 3 और बड़े बड़े कैटरपिलर्स आ जाते हैं। ज़राकी बोलता है कि अब मजा आएगा और तभी यूमिचिका और इकाकू भी यहाँ पर आ जाते हैं। अकेले अकेले फाइट करना तो गलत बात है ना कैप्टन। चलो कैनी एक कॉन्टेस्ट रखते हैं, देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पैर काट पाता है। और इन सभी कैटरपिलर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब इकाकू तीसरी सीट तक पहुंच चुका था। रेंजी इसके सामने आकर अपना सर झुकाता है और इकाकू से रिक्वेस्ट करता है कि क्या इकाकू इसे लड़ना सिखा सकता है। और इस बात से हमें पता चलता है कि साइतामा रेंजी से भी ज्यादा पावरफुल है भाई, क्योंकि खुद रेंजी इकाकू के सामने अपना सर झुका रहा है। इकाकू भी इसके लिए मान जाता है। अगले दिन इकाकू रेंजी को एक बेहतरीन ट्रेनिंग देता है। इन दोनों की ट्रेनिंग काफी अच्छी खासी चल रही होती है और ब्रेक टाइम में इकाकू रेंजी से पूछता है कि भला तुम ताकतवर क्यों बनना चाहते हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। और रेंजी कहता है कि मुझे किसी को हराना है। और अभी रेंजी कैप्टन कुचकी की बात कर रहा है। साइतामा भी खुश हो जाता है क्योंकि इनका मकसद एक ही है जो कि है ताकतवर होना और इकाकू का मकसद है अपने कैप्टन को पीछे छोड़ना। अब रेंजी काफी ज्यादा ट्रेन करता है और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इकाकू इसकी प्रोग्रेस को देखकर खुश हो जाता है। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, अब तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बाकी चीजों का पता तुम्हें खुद ही लगाना होगा और खुद ही सीखना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने सारे हमले मुझे से ही सीखो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो बाकी सभी सोल रीपर्स तुम्हें साइतामा की कॉपी बुलाएंगे, जैसे कि सभी लोग मुझे वन पंच मैन की कॉपी बुलाते हैं। और रेंजी को सलाह देता है कि अपने अटैक्स को खुद एक्सप्लोर करे और अपने खुद के हमले तैयार करे। और रेंजी आखिरी बार इकाकू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे अपनी बानकाई दिखाओ, क्योंकि रेंजी जानता है कि इकाकू बानकाई का यूज कर सकता है, पर वो इस बात को नहीं जानता कि इकाकू अपनी बानकाई को छुपाता क्यों है। ये मेरे स्क्वाड का रूल है, इसे मैं नहीं तोड़ सकता और मैं भी अपने कैप्टन को सरपास करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कैप्टन केनपाची ज़राकी बानकाई का यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से 11th स्क्वाड की सभी सोल रीपर्स को अपनी बानकाई का इस्तेमाल करना सख्त मना है। तो इकाकू अपनी बानकाई का यूज ना करते हुए अपने कैप्टन को पीछे छोड़ना चाहता है। इस बात को सुनकर रेंजी भी हैरान हो जाता है। अगली बार जब हम दोनों लड़ेंगे तो वो कोई अभ्यास नहीं होगा, बल्कि एक मौत की लड़ाई होगी। इस बात को याद रखना रेंजी। और जिस दुश्मन से तुम लड़ना चाहते हो, जो तुम्हारे हाथों से हारने वाला है, उसे अपना नाम जरूर बता के जाना, ताकि उसे भी मालूम पड़ जाए कि वो किसके साथ फाइट किया था। और रेंजी भी इसका शुक्रिया अदा करता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें आइजन के उसी इंसिडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर आइजन के साथ तोशिन और गेनिचिमारू सोल सोसाइटी को धोखा देकर यहाँ से जा चुके थे। इसी वजह से सेरेते के अंदर 3 कैप्टन की जगह खाली पड़ी है। ये देख कर रेंजी इकाकू से रिक्वेस्ट करता है कि सर आप एक कैप्टन की सीट ले लो, क्योंकि पूरे सेरेते में इकाकू ही इकलौता बंदा है जो कि एक कैप्टन की तरह स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इकाकू अपनी बानकाई का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि कोई नॉर्मल सोल रीपर कर ही नहीं सकता है। ये बात सुनकर इकाकू रेंजी से कहता है कि इकाकू अपनी बानकाई का यूज कर सकता है। इस बात को सिर्फ रेंजी ही जानता है और अगर रेंजी ने इस बात को फैला दिया तो सेरेते के सभी सोल रीपर्स उसे कैप्टन बनने के लिए मजबूर कर देंगे। और इकाकू ऐसा नहीं चाहता था। इकाकू को कैप्टन बनना पसंद नहीं, क्योंकि अगर इकाकू कैप्टन बन जाता है तो केनपाची के अंडर काम नहीं कर पाएगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि यही इकाकू का मकसद है। इस बात को सुनकर रेंजी को भी एहसास हो जाता है कि इकाकू सही कह रहा है और रेंजी इकाकू के इस डिसीजन को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट घायल हालात में खड़े थे, क्योंकि इन दोनों ने पिछली बार इनके आखिरी हमले की वजह से, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और इकाकू घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। और यहाँ पर एडाड जो कि बुरी तरह से घायल था। इकाकू मोदरो में मुझे खुशी है कि मरने से पहले मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछ लिया था। और एडरेड भी नीचे जमीन पर गिर जाता है और इकाकू इस बैटल को जीत जाता है। इस बात को जानकर इकाकू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि इसने एक रंगकार को हरा दिया है। इकाकू अपनी टूटी हुई सनपाक्टो को पकड़ता है और यहाँ इसका सबसे प्यारा दोस्त यूमिचिका इसके सामने आ जाता है। मुझे तो मालूम ही था कि तुम उसे हरा दोगे साइतामा। इसके बाद हम रेंजी को देखते हैं, जिसे लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही होती है और अभी रेंजी ने अपनी बानकाई को रिलीज किया होता है, जिसका नाम है हिहिहो ज़ाबिमारू। दूसरी ओर तोशिरो भी काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। ऐसा लग रहा होता है कि रेंजी और तोशिरो को इन अरंकार्स के साथ लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है और रंगीक्यू भी नीचे जमीन पर गिर जाती है बुरी तरह से घायल होकर और इसके सामने नाकिम खड़ा है। यार बेचारी रंगीक्यू मेरी। यहाँ पर शालों कहता है तो कैप्टन की बानकाई बस इतना ही कर सकती है क्या? मैं काफी निराश हुआ। यहाँ पर रेंजी भी अपनी बानकाई से इल्फर्ट पर हमला करता है। इल्फर्ट बहुत आसानी से इस हमले को रोक देता है और अचानक से पास आकर इस पर अटैक करता है और यहाँ से तेजी से निकल भी जाता है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, समझ गए ना। और यहाँ सोल सोसाइटी में 12th डिवीजन में रेंजी और बाकी सभी की फाइट्स को मॉनिटर किया जाता है और ये सभी लोग कहते हैं कि ये सभी अरंकार्स जितना हमने सोचा था उससे भी काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें कुछ करना होगा। पर एक कौन कहता है कि अभी हमें कुछ भी करने की परमिशन नहीं मिली है। और काराकोरा टाउन के अंदर उराहारा की शॉप के ऊपर उरुरु को इचिगो रुकिया रेंजी तोशिरो और रंगी की बुरी तरह से घायल होते हुए नजर आते हैं। इसके सपने में प्रेजेंट में इल्फर्ट रेंजी से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तभी अचानक से रेंजी गायब हो जाता है और आसपास से इस पर हमला करता है और तभी रीरिन यहाँ पर आ जाती है और तभी इल्फर्ट के सामने रेंजी का एक क्लोन आ जाता है जो कि
कि इल्फर्ट पर हमला करने लगता है। असलियत में ये काम रेरिन का होता है, जो कि अपने बाकी दोस्त कुरुडो और नोबा को बुलाकर यहाँ पर एक इल्यूजन को क्रिएट करती है ताकि रेंची को हमला करने का मौका मिल सके। पर इल्फर्ट एक ही झटके में इन तीनों को ढेर कर देता है। यहाँ पर जिंटा दूर से इस फाइट को देख रहा था, तभी उरुरो यहाँ पर आ जाती है और जिंटा इसकी आंखों को देखकर ही समझ जाता है कि अरंकार्स का स्पिरिचुअल प्रेशर उरुरो के ऊपर असर कर रहा है, जिसकी वजह से अपना होश खोती जा रही है। और सच में उरुरो सीधा लड़ने के लिए चली जाती है और सीधा इल्फर्ट पर एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से इल्फर्ट दूर जाके गिरता है और उरुरो पलक झपकते ही इल्फर्ट के गले को पकड़ लेती है। भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई, ये छोटी सी लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक है क्या? और इल्फर्ट को पकड़कर इसके खोपड़े पर लगातार पंचेस की बारिश करने लगती है, जिसकी वजह से इसके चेहरे से खून निकलने लगता है। अब इल्फर्ट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक छोटी बच्ची इसकी मार लगा रही है। इल्फर्ट को गुस्सा आ जाता है और अपनी जान पकड़ो रिलीज करता है इम्पेल डलता रहो और एक खतरनाक से बड़े से बुल का रूप ले लेता है और अपने हॉर्न से उरुरो पर हमला करता है। पर जिंटा इसे बचा लेता है और इल्फर्ट के सर पर वार करता है। इल्फर्ट इसे भी मारने ही वाला होता है पर रेंजी बीच में आ जाता है। इल्फर्ट कहता है कि एक बार मरने से पहले मेरा नाम सुन लो, मैं हूँ अरंकार नंबर 15 इल्फर्ट ग्रैंड्स। यहाँ पर शाओलोंग नोटिस करता है कि इल्फर्ट ने अपनी जान पाक्टो को रिलीज कर दिया है। तभी तोशिरो शाओलोंग पर हमला करता है पर शाओलोंग उतना ज्यादा घायल नहीं हो पाता है। तुम्हारे पीछे जो फ्लावर्स हैं वो एक टाइमर है, जब वो खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी बानकाई भी खत्म हो जाएगी। तुम अभी भी एक बच्चे ही हो, इसी वजह से तुम्हारी बानकाई पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है और मुझे लगता है कि तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। अब सिर्फ 3 पॉइंट्स बचे हैं। मैं चाहूँ तो टाइमर खत्म होने के बाद आराम से तुम्हारी जान ले सकता हूँ, पर तुम एक कैप्टन लेवल के सोल रिपर हो, इसी वजह से तुम्हें एक फेयर फाइट देने के लिए मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर देता हूँ। और शाओलोंग भी अपनी जान पाक्टो को रिलीज कर देता है और अगले ही सेकंड तोशिरो की छाती से खून निकलने लगता है। मैं हूँ अरंकार नंबर 11 शाओलोंग को फैंग। अगर तुम नंबर 11 हो तो इसका मतलब ये होता है क्या कि तुमसे ज्यादा ताकतवर 10 और लोग हैं? नहीं, 11 नंबर मेरा बर्थ रैंक है, कौन पहले पैदा हुआ। पर इसमें एक ट्विस्ट है, जब हम हॉलोस को अरंकार्स बनाया जाता है तो हमारा नामकरण 11वें नंबर के बाद से ही किया जा सकता है। पर जो टॉप 10 रैंक है वो बर्थ रैंक नहीं है। पहले 10 में शामिल होने के लिए तुम्हारी एबिलिटीज और तुम कितने ज्यादा लोगों की जान ले सकते हो वो सब कुछ देखा जाता है। टॉप 10 को हम एस्पादास कहते हैं और उनके शरीर के ऊपर उनके नंबर लिखे हुए होते हैं। वो 10 लोग हम बाकी के अरंकार्स को काबू करते हैं। और तुम्हें इस बात को जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे साथ आज एक एस्पादा भी मौजूद है और आइजन सामा ने उसे नंबर 6 दिया है। उसका नाम है ग्रिमजॉ ज़ेगरज़ैक्स। इचिको ग्रिमजॉ पर हमला करता है पर ग्रिमजॉ अपने हाथ से ही इसकी तलवार को रोक देता है और बिना हिले ही अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से ही इचिको को ऊपर हवा में उछाल देता है। तुम अभी इतने ज्यादा कमजोर हो, मुझे तुम्हें जान से मारने का मन भी नहीं हो रहा। चलो अब अपनी बानकाई दिखाओ और हाँ प्लीज थोड़ा जल्दी करना, घर जाकर कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो भी तो करना है। अगर जल्दी नहीं करते हो तो तुम्हारे पेट में भी उस लड़की के जैसा ही एक छेद बना दूंगा। इचिको को गुस्सा आ जाता है बानकाई और इचिको अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने आसपास रिलीज करता है। दूर खड़ा हुआ शाओलोंग भी हैरान हो जाता है और तोशिरो भी अपने मन में कहता है कि जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाऊंगा। और रांगेक्यू भी सोचती है कि उन सभी को इतनी देर क्यों लग रही है। नाकिम देखता है कि रांगेक्यू अभी भी जिंदा है तुम अभी भी जिंदा हो क्या? और इसके पास जाता है। तभी रांगेक्यू के माइक में से आवाज आती है कि स्क्वाड 10 की लेफ्टिनेंट रांगेक्यू मात्सुमोटो, अब आप अपनी गेंते ताइजो को यूज कर सकते हो। और जैसे ही नाकिम इसे लात मारने ही वाला होता है, रांगेक्यू इसे अपने एक ही हाथ से रोक लेती है और सभी से कहती है कैप्टन हित्सुगाया, रेंजी, अब हम गेंते काइजो का यूज कर सकते हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ लड़िए। रेंजी और तोशिरो राहत महसूस करते हैं और बोलते हैं कि अब आजा। अब इन्हें बताते हैं और अपनी डिवीजन के लोगों को एक्टिवेट करते हैं। तीनों में से काफी सारा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये देखकर सभी अरंकार से डर जाते हैं और रेंजी कहता है कि हम गोते 13 के लोग इस चीज को इसलिए पहनते हैं ताकि हम अपनी पावर्स को कम कर सके, ताकि आसपास के लोगों को नुकसान ना पहुंच पाए। और रांगेक्यू कहती है कितनी क्यूट लग रही है यार ये। जैसे ही ये लोगो निकल जाता है हम अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। तोशिरो भी कहता है कि ये गेंते ताइजो हमारी 80% पावर को कम कर देता है और अब हम लोग 5 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। रेंजी इल्फर्ट पर अपनी बानकाई से हमला करता है और इल्फर्ट एक ही हमले से काफी दूर जाके गिरता है। नाकिम रांगेक्यू पर हमला करता है पर रांगेक्यू अपने एक ही हाथ से इसके हमले को रोक देती है। तुम काफी ज्यादा स्लो हो, जब तुम पहले आए थे तो काफी ज्यादा तेज थे, तुमने कौन सी टेक्निक का यूज किया था? नाकिम अचानक से इसके पीछे चला जाता है। इसे हम सोने को कहते हैं। रांगेक्यू इससे भी ज्यादा तेज हो जाती है और हम इसे फ्लैश स्टेप कहते हैं। और नाकिम के कंधे को बुरी तरह से घायल कर देती है। यहाँ पर रेंजी अपनी बानकाई की पावर से इल्फर्ट को नष्ट कर देता है और रांगेक्यू भी नाकिम का बुरा हाल कर देती है। और यहाँ शाओलोंग की तोशिरो को देखकर फट जाती है और यहाँ से भागने लगता है पर तोशिरो इसका पीछा करता है और इसे पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। पर तोशिरो ने काफी ज्यादा ताकत का यूज कर लिया था, इसी वजह से शाओलोंग तो मर जाता है पर तोशिरो भी बुरी तरह से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। और यहाँ रेंजी की हालत भी कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही थी क्योंकि रेंजी ने अभी जो हमला किया था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हमला था जिस पर खुद रेंजी का काबू भी नहीं है। अगर ये हमला मिस हो जाता तो इसका बचना नामुमकिन होता। और रेंजी इस बात से भी परेशान होता है कि वो अरंकार जिसका सामना भी रेंजी से हुआ था, अगर वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो क्या बाकी सभी अरंकार भी इससे भी ज्यादा पावरफुल होंगे क्या? अगर ऐसा हुआ तो सोल सोसाइटी का इस बैटल में जीतना लगभग इम्पॉसिबल होगा। और यहाँ पर गाइगो अपने वादे के अकॉर्डिंग इकाको और युमिचिका को अपने घर ले आता है और इकाको के इस सिग्मा और टकले फेस को देखकर केगो की बहन तो इकाको पर फिदा ही हो जाती है और इसे लगता है कि ये साइतामा है। क्या बात है केगो, चलो जिंदगी में तुमने कुछ तो अच्छा काम किया, क्या बात है। और केगो की बहन इन दोनों को यहाँ पर रहने की परमिशन दे देती है। ये जानकर केगो परेशान हो जाता है कि भाई ये इसके कमरे में रहेगी क्या, कुछ हो ना जाए। मुझे नहीं रखना इन दोनों को। बहना मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। पर केगो की बहन बहुत ज्यादा डरावनी बन जाती है और इसे अपनी आंखों से ही डरा देती है जिसकी वजह से केगो बुरी तरह से घबरा जाता है। ठीक है रख लो, गुस्सा क्यों हो रही हो? इसकी बहन इकाको के साथ चिपकने लगती है और इकाको से इसका ऑटोग्राफ भी मांगती है। प्लीज बहना इन्हें मत रखो यार यहाँ पर। मुझे कटोरा कट वाले लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद है और इकाको के सर पर तो एक गंजा टकला है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं इसे अपने घर पर जरूर रखूंगी और इसके साथ ही रहूंगी एक ही कमरे में। ये सुनकर केगो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बहना क्या तुम पागल हो चुकी हो? इसके सर पर कोई कटोरा कट नहीं है, ये तो गंजा है। इकाको इसकी बात को सुन लेता है। क्या बे टकला किसे बोला? बताऊं तुझे अभी? सर जी माफ कर दो, गलती होगी, हमारे देसी साइतामा। और बाहर ग्रिमजॉ और इचिगो के बीच में एक खतरनाक फाइट चल रही होती है और इचिगो जैसे ही अपनी जान पकड़ों से ग्रिमजॉ पर हमला करता है तो ग्रिमजॉ इजीली अपने हाथ से
ही इसकी जान पाक्टो को रोक लेता है और इचिको को दूर फेंक देता है। इचिको की बांकाई भी किसी काम की नहीं रहती है। तभी अचानक से ही पलक झपकते ही ग्रिमजॉ इचिको के सामने आ जाता है और इसे एक जोरदार पंच मारने वाला था, पर इचिको इस पंच को डॉज करके ग्रिमजॉ पर हमला करता है। ग्रिमजॉ इचिको की जान गेत्सु को ही पकड़कर दूर फेंक देता है और अचानक से इसके पास आकर इसे एक पंच मारने की कोशिश करता है। इचिको यहाँ से बच जाता है, पर तुरंत से एक किक पड़ जाती है। इसके मुंह से खून आने लगता है और इचिको घूमते घूमते नीचे जमीन पर जाकर गिरता है। भाई साहब कितना ज्यादा पिट रहा है भाई इचिको। ग्रिमजॉ इचिको पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और इसके चेहरे पर एक किक मारता है। इचिको बुरी तरह से पिट रहा होता है। ग्रिमजॉ धीरे धीरे चलकर इचिको के पास आता है और इसके कॉलर से पकड़कर इस पर मुक्के जड़ने लगता है। पंचेस की बारिश कर देता है और इचिको अपने मन में कहता है क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? जब वो दो अहंकार आए थे तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया। ग्रिमजॉ रुक ही नहीं रहा होता है और एक जोरदार पंच से इचिको को ऊपर हवा में उड़ा देता है और गोकू की तरह टेलीपोर्ट होकर इचिको को एक जोरदार लात मार के इसे दोबारा से जमीन पर गिरा देता है। क्या तुम्हारी बांकाई बस इतना ही कर सकती है क्या? अरे यार मुझे लग रहा तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्या तुम्हारी बांकाई बस तेज होना चाहती है? ताकत से इसका कुछ लेना देना है या नहीं है? कहाँ गया? ग्रिमजॉ नीचे देखता है पर नीचे इचिको होता ही नहीं है। इचिको अचानक से इसके पीछे आ जाता है। गेत्सुगा तेंशो और एक बड़ा सा स्पिरिट से बना हुआ रेड गोला ग्रिमजॉ के ऊपर मारता है। ग्रिमजॉ इसके हमले को रोक देता है पर इसके हाथ बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे। उनकी और ने मुझे ये तो नहीं बताया था। अभी त्योहार आने वाला है। ग्रिमजॉ इसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। तभी इचिको के अंदर से आवाज आती है, इचिको तुम क्यों इतना हंस रहे हो? हाँ? बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इसे मारने ही वाला हूँ। और तभी इचिको ग्रिमजॉ को देखता है और इसके पिछले वाले हमले से इस पर ज्यादा असर नहीं हुआ था और इचिको की बॉडी के ऊपर इसका हॉलो रूप कंट्रोल करने लगता है। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते इचिको, अपने शरीर का काबू मुझे दे दो, चले जाओ यहाँ से। पर इचिको जानता था कि अकेले ये कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके सबसे ज्यादा खतरनाक हमले गेत्सुगा तेंशो का यूज करने के बावजूद भी ग्रिमजॉ ज्यादा घायल नहीं हुआ है और इस बात को भी समझ जाता है कि ब्लैक गेत्सुगा तेंशो टेक्निक ये इसके हॉलो रूप की टेक्निक है, इचिको की खुद की नहीं। और अगर इचिको इस टेक्निक का ज्यादा यूज करेगा तो अपने शरीर के ऊपर से काबू खोता जाएगा और अगर इसने इस हमले का यूज 2 से 3 बार और कर लिया तो अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल खो बैठेगा। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास गेत्सुगा तेंशो के अलावा कोई और टेक्निक है भी नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? और हम देखते हैं कि तात्सुकी दूर से इचिको पर नजर रख रही थी और ये सारा नजारा देख पा रही होती है। और अब ग्रिमजॉ जो कि इचिको को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। ओए सोल रिपर, वहाँ पर कब तक खड़े रहोगे? तभी तोशिन यहाँ पर आ जाता है और तोशिन ग्रिमजॉ से कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए। ग्रिमजॉ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बिना परमिशन के यहाँ पर घुस आए हो और अपने साथ 5 अहंकार्स को भी लेकर आ गए। वो सब के सब अब मर चुके हैं। तुमने हमारे ऑर्डर्स का पालन नहीं किया। लॉर्ड आइजन तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा निराश है। अब हमें चलना चाहिए। तुम्हारी सजा को हेकुमुंडो में तय किया जाएगा। और ग्रिमजॉ यहाँ से जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो? हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ग्रिमजॉ पीछे मुड़कर कहता है, चुप कर जाओ, मैं अभी हेकुमुंडो जा रहा हूँ। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम कभी भी यहाँ पर आओगे और हम पर हमला कर दोगे और ऐसे ही जाने दूंगा तुम्हें। हमारा मैच अभी खत्म नहीं हुआ। अगर एक बाप की औलाद है तो नीचे आ। तुम अभी जिंदा हो क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जिंदा रहो। जो पिछला हमला तुमने अभी किया था उसमें तुम्हारी काफी सारी एनर्जी जा चुकी है। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ। तुम ज्यादा समय नहीं टिक पाओगे। क्या हुआ? बस 2 या 3 हमले ही बाकी है ना तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास ऐसे 100 हमले भी बाकी होते तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे क्योंकि अभी तो मैंने अपनी जानपाक्टो को रिलीज भी नहीं किया है और अपना रिलीज मोड भी एक्टिवेट नहीं किया है। ये रिलीज मोड क्या होता है? मेरा नाम याद रख लो और भगवान से दुआ करना अगली बार तुम्हारा सामना मुझसे ना हो जाए। मेरा नाम है ग्रिमजॉ जैगर जैक्स। अगर तुम इस नाम को दूसरी बार सुनते हो तो समझ लेना तुम्हारी मौत नजदीक आ चुकी है। और ग्रिमजॉ एक पोर्टल के जरिए यहाँ से चला जाता है। अब फाइट खत्म हो जाने के बाद रेंजी इचिको के पास आता है। तुम जीत गए क्या? नहीं, मैं हार गया। अरे बेवकूफ, अगर तुम अभी जिंदा हो इसका मतलब यही है कि तुम जीत चुके हो। अगर तुम मेरी जगह होते तब भी तुम ऐसा ही सोचते क्या? सच्चाई यही है, मैं किसी को बचा नहीं पाया, मैं अपने दुश्मनों को भी मार नहीं पाया। यहाँ उराहरा के घर के ऊपर उरुरु को हील किया जा रहा है और यहाँ ओरिहिमे रुकिया को भी हील करती है। इचिको काफी ज्यादा परेशान लग रहा था और इचिको को उदास देखकर ओरिहिमे भी उदास हो जाती है। इसके बाद हम आइजन को देखते हैं। तो तुम आ गए ग्रिमजॉ। ग्रिमजॉ तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे कोई बात नहीं, तो गुस्सा मत करो। वैसे भी मुझे इस पर इतना गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ग्रिमजॉ ने अपनी वफादारी को साबित करने के लिए ये सब किया। क्या मैं सही हूँ ग्रिमजॉ? जी आइजन सामा, आपने सही सोचा। तोशिन ग्रिमजॉ का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज आइजन सामा मुझे इसे जान से मारने की इजाजत दीजिए। हाँ, तुम तो हमेशा से ही मुझसे नफरत करते हो। तोशिन, आइजन सामा ऐसी गद्दारी हमें माफ नहीं करनी चाहिए। हाँ, बोल कौन रहा है? ये साला खुद गद्दार है, सोल सोसाइटी का। आइजन सामा के लिए मैं अभी के अभी तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। और तोशिन एक ही सेकंड में ग्रिमजॉ का हाथ काट देता है और हार्डो नंबर 54 का यूज करके इसके हाथ को जला देता है। ग्रिमजॉ दर्द में चिल्लाता है और अपनी तलवार उठाकर तोशिन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तभी आइजन कहता है कि एक बार सोच लेना ग्रिमजॉ, अगर तुम कानामे पर अभी हमला कर देते हो तो फिर मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। ग्रिमजॉ गुस्से में आ जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद आइजन सीढ़ियों से नीचे उतरकर कहीं पर जाने लगता है। तभी गिन इचिमारू इसके रास्ते में आता है। ये तो काफी बुरा हुआ आइजन, तुम जानते थे ना कानामे ऐसे ही रिएक्ट करेगा। वो तो बस एक छोटे बच्चे जैसा है। इस ऑपरेशन में हमने 5 अहंकार्स को भी खो दिया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है गिन, वो सभी वैसे भी काफी सारा कमजोर थे। बस एक बार मेरा प्लान कामयाब हो जाए फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। यहाँ पर हम इशिता को देखते हैं। स्पिरिचुअल प्रेशर क्या है? क्या एनिमीज जा चुके हैं? तभी इसके पिता इस पर हमला करते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें उन सोल रिपर्स की चिंता हो रही है क्या? नहीं पिताजी, मैं बस एक ही चीज के लिए परेशान हूँ कि आपके इस तरीके से मेरी पावर्स वापस आ जाएंगी क्या? क्यों, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तब इसके पिता एकदम से इसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम बस मेरी ट्रेनिंग को स्वीकार करो। इसके बाद हम यूजू को देखते हैं जो कि इचिको को उठाने आई है इसके रूम में, पर इचिको अपने कमरे में नहीं था। यूजू बाहर जाकर अपने पिता से बात करती है कि पापा इचिको अपने रूम में नहीं है। तभी रुकिया यहाँ पर आती है और यूजू और इशिन रुकिया से पूछते हैं कि इचिको कहाँ पर है, क्या तुम्हें मालूम है क्या? क्या इचिको गायब है? पर रुकिया सोचती है कि जब ओरिहिमे ने इसे हील किया था तब रुकिया ने देखा था कि इचिको का चेहरा काफी ज्यादा गिल्टी नजर आ रहा था, जैसे कि इचिको को ऐसा लग रहा हो कि ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। और तब रुकिया इचिको से कहती है कि ये जो घाव मुझे लगा है ये मेरी वजह से लगा है और मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ इचिको कि तुम्हें हमेशा मेरी हिफाजत करनी पड़े। अगर तुम अपने अंदर के हॉलो से परेशान हो इचिको तो एक काम करो, उराहरा से पूछो, उसी ने तुम्हें ट्रेन किया था ना, शायद वो कुछ कर
सकते हैं। उराहरा से पूछकर कोई फायदा नहीं, उन्हें शायद पहले से मालूम होगा। अगर उन्हें इसका सॉल्यूशन मालूम होता तो पहले ही मुझे सिखा चुके होते, पर उन्होंने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। इसका यही मतलब है कि उन्हें भी इसके बारे में नहीं मालूम कि इस हॉलो को कैसे काबू करना है। उन्होंने मुझे ट्रेन किया, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। इसलिए अब मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ रुकिया इचिको को ढूंढ रही होती है और सोचती है कि इचिको तुम कहाँ चले गए। यहाँ पर हम इचिको को देखते हैं, इचिको अपने पिछले बैटल को याद कर रहा होता है। ऐसा नहीं चल सकता, मुझे कुछ करना होगा। यहाँ कीगो की बहन इकाको की मरहम पट्टी करती है। वाह यार, साइतामा इतना लकी है यार ये। और दूसरी ओर हम इचिको के स्कूल में देखते हैं, जहाँ काफी सारे लोग एब्सेंट होते हैं। इशिदा, कुरोसाकी, कुचिकी, सादो, ये सभी लोग आज आए क्यों नहीं? और ही में और तात्सुकी भी इनकी खाली सीटों को देखकर सोचती है कि ये सब लोग कहाँ चले गए। तभी हम छत पर देखते हैं, जहाँ तोशिरो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। तभी रंगे क्यों पीछे से आ जाती है। यार तोशिरो कितना लकी है। पहचाना कौन? अरे हट जाओ रंगे क्यों, हमने उन्हें रंगकार्स की बैंड बजा दी है ना तोशिरो? पर तोशिरो कहता है कि वो सभी अरंकार्स लो लेवल के थे, वास्ट लॉर्ड नहीं थे। वो बहुत ही ज्यादा लो लेवल के शायद एडजस्ट थे, जिसके लिए एक कैप्टन को अपनी पूरी ताकत का यूज करना पड़ा। ऐसे लो लेवल को हराने में अगर इतनी ज्यादा ताकत लग सकती है तो सोचो अगर वास्ट लॉर्ड यहाँ पर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। और यहाँ सादो उराहरा के पास आता है। सादो सादो, क्या हाल है? बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? चैड उराहरा के सामने झुक कर कहता है कि प्लीज मुझे ट्रेन कीजिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है यहाँ स्कूल के अंदर। और ही में सोचती है इचिको, तुम कहाँ चले गए? इसके बाद हम इचिको को देखते हैं, जो कि किसी पुरानी खंडर बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है और यहाँ पर शिंजी की आवाज आती है। एचिका, तुम आ ही गए हाँ? क्या तुम हमें ज्वाइन करने आए हो? तुमने हमारा ठिकाना कैसे पहचान लिया? मुझे तो लगा था तुम स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस करने में काफी बड़े हो, पर मुझे लगा ही था तुम जरूर आओगे, इसलिए मैंने काफी सारा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज किया था ताकि तुम मुझे ढूंढ पाओ। तो एचिका, अब मुझे बताओ, क्या तुम हमें ज्वाइन करने आए हो? अबे हटना, चल निकल। मैं तुझे ज्वाइन करूँ ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो बस तुम्हारा फायदा उठाने आया हूँ। मैं बस एक ही उम्मीद से यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मुझे सिखाओ, मेरे अंदर के हॉलो को कैसे काबू में लेकर आ सकूं। जब मैं इसे सीख जाऊंगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बेवकूफ समझा है क्या? हम तुम्हें ऐसे ही क्यों सिखाएंगे भला? तुम्हें सिखाना होगा, तुम हमारा कर क्या लोगे? इचिको जल्दी से अपना सोल रीपर बैश निकालता है और सोल रीपर में बदलकर शिंजी पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और बाकी सभी लोग भी इस फाइट को देख रहे थे। योरी भी यहाँ पर आ जाती है, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। तभी रोज कहता है ये इचिको इतना बुरा भी नहीं है। वो शिंजी अपनी पूरी ताकत से लड़ भी नहीं रहा। और इस कुड़ी का नाम है लीजा। और हाचिगिन कहता है मुझे भी लग रहा है इचिको अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा। और लव कहता है मुझे तो लगता है इचिको काफी ज्यादा डरा हुआ है। और माशिरो कहती है तुम्हें क्या लगता है इचिको डरा हुआ है? और केंसी कहता है भाई कितने बंदे आ रहे हैं, किस किसकी लविंग करूं? आवाजें खत्म हो गई यार। केंसी कहता है कि मुझे लगता है कि वो अपने हॉलो से डर रहा है। अगर इचिको अपनी पूरी ताकत का यूज करेगा तो वो हॉलो इस पर काबू कर लेगा। मुझे तो इस बंदे पर जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा। हमें इसे रिक्रूट करने की क्या जरूरत है? अभी हेयोरी इनके सामने जाने लगती है। तभी पीछे से माशिरो कहती है कि हेयोरी तुम कहाँ जा रही हो? और हेयोरी हाचिगिन से कहती है यहाँ पर 5 और बैरियर्स लगा दिए जाएं। और हेयोरी सीधा शिंजी के चेहरे पर अपनी चप्पल मारती है और इचिको से कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि हम तुम्हें रिक्रूट करना चाहते हैं, है ना? पर ऐसा नहीं है, हम तुम्हें नहीं चाहते। हम तुम्हारी पावर्स को चाहते हैं। एक बार हम तुम्हारी ताकत को देखेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हें हमारी टीम में शामिल करना है या नहीं। और सच कहूँ तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। अगर तुम ताकतवर होगे तो हम तुम्हें जबरदस्ती अपनी टीम में रख लेंगे, और अगर तुम कमजोर निकले तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अगर तुम ताकतवर हो तो हम खुद तुम्हें ट्रेन करेंगे और तुम्हें सिखाएंगे कि तुम्हें इस हॉलो को कैसे काबू करना है। और अगर तुम कमजोर हो तो हम तुम्हें मरने के लिए छोड़ देंगे। इचिको, हमें तुम्हारी घंटा परवाह नहीं है। और हेयोरी यहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ चुकी है तो अपने हॉलो को बाहर बुलाओ। इचिको मना कर देता है। हेयोरी को गुस्सा आता है। हेयोरी अपने हॉलो को समन करती है और बोलती है कि अगर तुम अपने हॉलो को बाहर नहीं लेकर आए तो मैं खुद उसे बाहर लेकर आऊंगी। और इसके चेहरे पर एक हॉलो मास्क आ जाता है। इचिको ये देखकर घबरा जाता है। तुम इतना डर क्यों रहे हो? सिर्फ एक मास्क पहनने से तुम वाइजोर्ड नहीं बन जाते। अगर तुम्हें हमारे जैसा बनना है तो तुम्हें उस हॉलो को काबू करना होगा। एक बात याद रखना कि मैं शिंजी जितनी अच्छी नहीं हूँ। अभी की अभी उस हॉलो को बाहर लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और एक ही सेकंड में हेयोरी अपना हॉलो मास्क पहनकर इचिको के पास आ जाती है और बोलती है कि तुम अब मेरे हाथों मरने वाले हो। इचिको, अब इचिको की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और सभी लोग बहुत ध्यान से इसे देख रहे थे। पर हाची को बैरियर मेंटेन करने में काफी ज्यादा मुश्किल भी आ रही होती है। इचिको हाँफ रहा होता है। झिझकना बंद करो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है ना? तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है इचिको? मैं तुमसे नहीं डरता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटी सी टिप देती हूँ। अपनी बांकाई का यूज करो। चुप हो जाओ। जैसा कि मैंने सोचा था, जब भी तुम अपनी बांकाई का यूज करने के बारे में सोचते हो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी सोल से अपना काबू खो दोगे, है ना? तुम्हारे अंदर का हॉलो तुम पर काबू कर लेगा। मैंने कहा चुप हो जाओ। हेयोरी अपनी जान पाक्टो को बाहर निकालती है और बोलती है कि मुझे तुम पर दया आती है। इचिको, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें अपनी बांकाई और क्वालिफिकेशन का यूज नहीं करना है तो मुझे तुम्हें मारने में और भी ज्यादा आसानी होगी। और ऐसा बोलकर हेयोरी इचिको पर हमला कर देती है और इचिको सोच रहा होता है कि अपनी क्वालिफिकेशन को इतनी आसानी से कैसे यूज कर पा रही है। अपना मास्क पहनती है और उतार भी लेती है। ये कैसे हो सकता है? मुझे उसकी हर एक मूव को देखना होगा। ऐसा कैसे कर लेती है? मैं अपनी बांकाई का इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही अपनी हॉलो का। और हेयोरी इचिको पर हमला करके इसकी आधी जान पाक्टो को तोड़ देती है और इचिको की जान पाक्टो कट जाती है। और तभी इचिको के ऊपर इसका हॉलो हावी हो जाता है और हेयोरी को इसके गले से पकड़कर दीवार से सटा देता है। भाई साहब। और तभी ये सभी लोग यहाँ पर आकर इचिको को दबोच लेते हैं और इसके हॉलो मास्क को भी तोड़ देते हैं। ठीक है, इतना काफी है। हेयोरी बुरी तरह से डर जाती है। अब तुम्हें समझ में आ चुका है इचिको, है ना? पर शिंजी बताता है कि तुम्हारे इस हॉलो पर काबू करना इतना आसान नहीं है। तुम अपने माइंड या बॉडी का यूज करके इसे सप्रेस नहीं कर सकते हो। और शिंजी कहता है कि तुम इस टेस्ट में पास हो चुके हो। हम तुम्हें सिखाएंगे कि अपने अंदर के हॉलो पर कैसे काबू करना है। और यहाँ पर यूजू को इचिको की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है क्योंकि इसे लगता है कि इचिको किडनैप हो चुका है। रुकिया वापस घर आती है और इसे इचिको नहीं मिलता। और इस बात को सुनकर यूजू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। रुकिया इचिको को पूरे शहर में ढूंढती है पर इसे इचिको कहीं नहीं मिलता। तुम कहाँ चले गए इचिको? दूसरी ओर हम देखते हैं कि इचिको ट्रेनिंग कर रहा होता है और बाकी के वाइजर्ड्स बस इसे देख रहे होते हैं। अब इचिको को गुस्सा आ जाता है और शिंजी पर एक लात मारता है। तुम तो मुझे हॉलो को काबू करना सिखाने वाले थे ना, ये मशीन के साथ मुझसे क्या करवा रहे हो? हाँ? और हेयोरी और इचिको एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और हेयोरी पूरी मशीन उठाकर ही इचिको के चेहरे पर दे मारती है। और शिंजी बताता है कि शांत हो जाओ, हम बस उस मशीन के जरिए तुम्हारा लेवल चेक कर रहे हैं। अगर तुम 3 दिन तक उस ट्रेडमिल पर भाग
सकते हो, उसके बाद ही हम तुम्हें तुम्हारे हॉलो पर काबू करना सिखा सकते हैं। तुम 3 दिन की बात कर रहे हो, मैं तो इस पर 1 हफ्ते तक दौड़ सकता हूँ। मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, बस मुझे अपने हॉलो पर काबू करना सिखाओ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब शिंजी को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि चुप रहो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि होगियोको को अवीक करने में कितना टाइम लगता है। अपना मुंह बंद रखो। जब तुम्हें होलोफिकेशन और होगियोको का मतलब भी नहीं पता है। इचिको शॉक्ड होकर कहता है, क्या तुम्हें मालूम है होगियोको का मतलब क्या है? हाँ, मुझे सब मालूम है होगियोको क्या होता है, अरंकार्स क्या है और राइजन कौन है। मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ। और शिंजी एक ही सेकंड में इचिको के पास आकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मुझे लगा था कि मुझे तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, पर तुम पहले ही सोल रीपर बन चुके हो और तुम्हारे पास तुम्हारी शिकाई भी है और काफी तेजी से बानकाई का भी यूज कर सकते हो। इचिको शॉक्ड रह जाता है कि इसे ये सब कैसे मालूम है। अगर तुम्हें होलोफिकेशन सिखा भी देते हैं तो क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे इचिको? शिंजी इसे बेहोश कर देता है और हाची से कहता है कि यहाँ डबल बैरियर लगा दिया जाए। हाची एक बैरियर लगा देता है और शिंजी एक अंडरग्राउंड का रास्ता खोलता है और बोलता है कि इचिको, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? कुछ ही देर में तुम होलोफिकेशन के प्रोसेस में जाओगे, बस तुम उस पर काबू करना सीख लेना। अगर वो तुम्हें पूरा निकल जाता है तो तुम खत्म हो जाओगे, पर ट्राई करना कि तुम उसे निकल जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड के अंदर एक पूरी ट्रेनिंग फील्ड होती है। शिंजी इचिको को नीचे रखता है और शिंजी हाची से कहता है, आचे, यहाँ पर एक बैरियर लगा दो और इसके शरीर को सील कर दो। हाची एक स्पेल बोलता है और बाकुगो नंबर 75 का यूज करके यहाँ पर एक बैरियर लगा देता है और इचिको के शरीर को भी सील कर देता है। अब इचिको बेहोश पड़ा हुआ था और हम इचिको के माइंड में ज़ानगेत्सु की दुनिया को देखते हैं। इचिको उसे हॉलो से मिलता है। क्या हुआ इचिको, काफी उदास लग रहे हो? इचिको आसपास देखता है, ये मैं कहाँ आ गया? ज़ानगेत्सु कहाँ चला गया? तुम ज़ानगेत्सु की बात कर रहे हो इचिको? मैं ही हूँ वो ज़ानगेत्सु। और ऐसा बोलकर इचिको पर हमला कर देता है। इचिको इसके हमले को ब्लॉक करता है और बाहर हम देखते हैं कि हाची का बैरियर पूरा हिलने लगता है और हम देखते हैं कि हॉलो ने इचिको पर पूरी तरह से काबू कर लिया था। लीसा बोलती है कि बैरियर को खोलो, अब मेरी बारी है, पहले मैं अंदर जाऊंगी। शिंजी कहता है कि बस उसे जान से मत मार देना। बाहर इचिको और लीसा के बीच में फाइट चल रही होती है और इचिको के मन के अंदर इचिको और उस हॉलो के बीच में फाइट चल रही है। ये हॉलो इचिको को बुरी तरह से मारता है और बोलता है कि शायद तुम्हें भरोसा नहीं होगा, पर मैं ही पहले से ज़ानगेत्सु था। तुम जो मुझे देख रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है कि अभी कौन कंट्रोल में है। अभी मैंने ज़ानगेत्सु पर काबू किया हुआ है, इसी वजह से तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ। ज़ानगेत्सु नहीं, धीरे धीरे मेरी ताकत बढ़ती रही। पहले मैं ज़ानगेत्सु का एक हिस्सा था, पर अब मेरी ताकत बढ़ चुकी है। इसी वजह से ज़ानगेत्सु मेरा एक पार्ट बन चुका है। तुम जब भी बानकाई का यूज करते थे तो मैं धीरे धीरे ताकतवर होता गया। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा ताकि ज़ानगेत्सु दोबारा से पावर में आ जाए। तुम और मुझे हराओगे इचिको, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखते हैं क्या होता है। पर इचिको अपनी बानकाई पोज में खड़ा हो जाता है और हॉलो इचिको भी बानकाई फॉर्म ले लेता है और इसी के साथ इस सीरीज का 9th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और सॉरी गाइस, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो डालने में थोड़ी सी देरी हो रही है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो जल्दी आ जाए। और अगली वीडियो के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 8000 कमेंट्स। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। वन पीस एनिमे सीरीज उसी चैनल पर अपलोड की जा रही है, तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।